ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर, ये बहुत ही पुरानी अंग्रेजी कहावत है जिसका सीधा साधा मतलब ये होता है कि कौन खूबसूरत है, कौन हमें खूबसूरत लग सकता है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अच्छाइयाँ खूबसूरती का एक आयाम होती हैं जो दिल से निकल कर आती हैं। दिल की बात सुनना इसलिए ज़रूरी होता है, जिसे हम मन की बात भी कह दिया करते हैं। 92.7 बिग एफएम पर आप ऐसे सिद्धार्थ के साथ सुन रहे हैं गाने जो हिट थे, हिट रहेंगे, और हमारी कोशिश ये रहती है, हमारी मतलब कि मेरी और आपकी, कि बातें दिल की ज़्यादा हो। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खुशामदीद, अ वेरी गुड मॉर्निंग। और दिल की जो बातें होती हैं, जो अच्छाई दिल से निकलती है, वो शाश्वत है। शाश्वत का मतलब परमानेंट है, शक्ल सूरत की तरह नहीं कि आज है और कल नहीं। आप ऐसे सिद्धार्थ के साथ सुन रहे हैं गाने जो हिट थे, हिट रहेंगे, अ वेरी गुड मॉर्निंग। कल जैसा कि मैंने आपको बताया था अपना वीकली प्लान कि डायलॉग राइटर्स की बात करने वाला हूं पूरे हफ्ते। डायलॉग राइटर्स जिनका बहुत अहम स्थान होता है, जगह होती है फिल्मों में। जो डायलॉग्स हमें ज़बानी याद हो जाते हैं, कई बार हम फिल्में सिर्फ डायलॉग्स के लिए ही देखते हैं। कई डायलॉग्स हीरो बन जाते हैं फिल्म के, और कई इतने सटली आते हैं, सरल तरीके से आते हैं कि हमें लगता है कि हाँ, ये हमारी जिंदगी में भी आ सकता है सीन। ऐसे ही एक बहुत ही बेहतरीन डायलॉग राइटर, सिर्फ डायलॉग राइटर कहना सही नहीं होगा, लेकिन ये एस्पेक्ट उनका कमाल का। जैसे चुपके चुपके के डायलॉग्स अगर आप याद करें, किसने लिखा? उन्होंने ही लिखा जिन्होंने खामोशी के डायलॉग्स लिखे। गुलजार साहब की बात करने वाला हूं आज। गुलजार साहब को एज अ डायलॉग राइटर देखना और समझना भी बहुत जरूरी है, और इसमें हमारी मदद करने वाले हैं अब्बास टायर वाला। खुद एक जाने माने डायलॉग राइटर हैं, स्क्रीन प्ले राइटर हैं, फिल्में बना भी चुके हैं। जाने तू या जाने ना याद करें, मुन्ना भाई एमबीबीएस के डायलॉग लिखे उन्होंने, मैं हूं ना के डायलॉग्स लिखे। बहुत ही टैलेंटेड आदमी है, मल्टी टैलेंटेड जिन्हें कहा जा सकता है। तो वो क्या सोचते हैं गुलजार साहब की डायलॉग राइटिंग के बारे में? 92.7 बिग एफएम पर आप हैं सिद्धार्थ के साथ, अ वेरी गुड मॉर्निंग। अगर दुनिया की बात करें तो कुछ विचारक ऐसे हुए हैं जिन्होंने जो बताया हमें वो हम आज तक किसी न किसी तरीके से फॉलो करते हैं। उस लिहाज से आज का दिन बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि 5 मई को 1818 में जन्म हुआ कार्ल मार्क्स साहब का। कार्ल मार्क्स, हम उन्हें फिलोसफर कह लें, इकोनॉमिस्ट कह लें, सोशियोलॉजिस्ट कह लें, जर्नलिस्ट कह लें, या एक रेवोल्यूशनरी समाजवादी कह लें, सोशलिस्ट कह लें। अक्सर हम कार्ल मार्क्स के जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत उन्होंने दिया है उसको सिर्फ राजनीतिक तौर पे देखते हैं, जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो उन्होंने बनाया है, लेकिन उनके सिद्धांतों को इकोनॉमी के हिसाब से देखना भी बहुत जरूरी है। बहुत बड़े विद्वान रहे, बहुत ज्यादा पढ़ाई की उन्होंने, और जितना तह में जाके उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज को हम पढ़ते हैं, लगता है कि उनकी सोच बहुत आगे की रही होगी। 10 कैपिटल जो किताब उन्होंने लिखी, आज भी कई इकोनॉमिस्ट के लिए और पॉलिटिकल साइंटिस्ट के लिए एक बाइबल की तरह माना जाता है। एक और तरीके से आज का दिन बहुत ही ज्यादा खास है कि एक जो तरीका चल पड़ा था, आजकल थोड़ा सा कम हो गया है, फिर भी कुछ लोग फॉलो करते हैं उसे। स्क्रैप बुक जिसे कहा जाता है, अपनी मेमोरीज को, अपने नॉस्टैल्जिया को समेट कर, पिक्चर्स लगा के, कुछ कमेंट्स लिख के जो स्क्रैप बुक हम बनाते हैं, आज के दिन को नेशनल स्क्रैप बुक डे के तौर पर मनाया जाता है। तो 80s और 90s में जो बहुत ज्यादा पॉपुलर था, आजकल ऑनलाइन सोशल मीडिया होने की वजह से ये थोड़ा सा कम होता जा रहा है, लेकिन फिर भी अगर कोई स्क्रैप बुक आपने किसी के लिए लिखा हो या आपको किसी ने लिख कर दिया हो, तो आज उस पर से धूल की परतें जरा हटाइए और एक बार रिविजिट कीजिए अपनी जिंदगी। 92.7 बिग एफएम पर आप में सिद्धार्थ के साथ, अ वेरी गुड मॉर्निंग। 10 मई स्पेशल दिन है। स्पेशल दिन इसलिए है क्योंकि उस एक दिन को हम खास तौर पर याद करते हैं उन्हें जिनका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है हमारी जिंदगी को एक शेप देने में, हमारी पर्सनालिटी को एक शेप देने में, जिनके त्याग को, बलिदान को हम काफी सालों तक समझ नहीं पाते, लेकिन जब समझते हैं तो लगता है कि अगर उन्होंने ये सब कुछ नहीं किया होता तो हम नहीं बन पाते। मदर्स डे की बात कर रहा हूं, और 92.7 बिग एफएम पर हमने आपसे कहानियां मंगवाई थी, कहानियां त्याग की, बलिदान की, जो हमारी माएं होती हैं वो हमारी जिंदगी के लिए देती हैं, और कई बेहतरीन कहानियां हमें मिली। रमन कुमार साहब जाने माने डायरेक्टर रहे हैं, जिन्होंने 7 जैसी खूबसूरत फिल्म बनाई। उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया उन कहानियों को, उनमें से चुनिंदा बेहतरीन कहानियों को चुना जो हम आप तक पहुंचाएंगे। वैसे ही एक कहानी जम्मू कश्मीर की, मिताली की, सुनते हैं और अपने माँ के बलिदान को और त्याग को याद करते हैं। 92.7 बिग एफएम पर, 92.7 बिग एफएम पर आप में सिद्धार्थ के साथ, वेरी गुड मॉर्निंग। और पूरे हफ्ते डायलॉग राइटर्स की बात करने वाला हूं, तो आज उस कड़ी में मेरे बहुत ही ज्यादा फेवरेट
गुलजार साहब की बात होने वाली है और गुलजार साहब के डायलॉग राइटिंग को समझने के लिए कि क्या खास बात थी जो दिल को एकदम अंदर तक छू जाते थे उनके डायलॉग्स। मेरे साथ होने वाले हैं अब्बास टायरवाला, खुद बहुत जाने माने राइटर हैं, डायलॉग राइटर हैं, फिल्म बनाते भी हैं, जाने तू या जाने ना याद करें। उनके साथ जरा गुफ्तगू होगी गुलजार साहब की राइटिंग के बारे में और एक सवाल भी पूछूंगा आपसे। सवाल थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा सा घुमा हुआ भी है, ट्रिकी है, तो जरा गौर से सुनिएगा। एक फिल्म ऐसी थी जिसमें सलीम जावेद साहब भी काम कर रहे थे और गुलजार साहब भी काम कर रहे थे। ये एक रेयर ओकेजन था। सलीम जावेद साहब फिल्म के स्क्रीन प्ले पर काम कर रहे थे और गुलजार साहब फिल्म के डायलॉग्स लिख रहे थे। फिल्म एक बहुत ही कामयाब फिल्म रही। अर्ली 70s की बात कर रहा हूँ। 39927927 यानी 39927927 पर कॉल करें और गुलजार साहब की बेहतरीन फिल्मों का डीवीडी कलेक्शन आपके नाम हो सकता है। मेरे फेवरेट हैं, आपके फेवरेट हैं, तो खास तौर पर आपके लिए चुनकर लाया 92.7 बिग एफएम पर आप है सिद्धार्थ के साथ। आज 5 मई को कौन कौन सी खबरें सुर्खियों में हैं ये बता देता हूँ। 92.7 बिग एफएम पर सुर्खियों में। और अचानक से सरकार के सारे दावे खोखले नजर आने लगते हैं। गवर्नमेंट, रेलवे, पुलिस के सारे दावे खोखले नजर आने लगते हैं क्योंकि जीआरपी और गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि खासकर महिलाओं की सुरक्षा हो जब वो ट्रेन से यात्रा कर रही हैं। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है मुंबई में? 16 साल की एक लड़की है थाने से, उन्होंने जीआरपी यानी कि गवर्नमेंट रेलवे पुलिस के कमिश्नर को एक लंबी चिट्ठी लिखी है जिसमें अपना ट्रॉमा उन्होंने बताया है, अपनी व्यथा बताई है कि कैसे अंधेरी स्टेशन पर भी जब उन्होंने ट्रेन पकड़ा और दादर स्टेशन पर भी जब वो ट्रेन बदल रही थी तब उनके साथ किस तरह की बदसलूकी हुई, बदतमीजी हुई, मॉलेस्टेशन हुआ। ये तो चिट्ठी लिखी है इन्होंने। जिन्होंने चिट्ठियां नहीं लिखी हैं उनके साथ भी ऐसा हो रहा होगा। जीआरपी क्या चिट्ठियों का वेट कर रही है कि जब इस तरह की शिकायतें होंगी तब वो कार्रवाई करेंगे या प्रोएक्टिव होकर भी वो कुछ कर सकते हैं? दावों का वक्त अब खत्म हो चुका है। अब एग्जीक्यूशन की बारी है, दावों को पूरा करने की बारी है और हम अभी तक इंतजार कर रहे हैं जीआरपी की कार्रवाई का। और सब्जियों के दाम हमें थोड़ा सा और रुलाने वाले हैं क्योंकि जो पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस में हाइक हुआ है उसकी वजह से और पैदावार कम हुई है सब्जियों की, उसकी वजह से सब्जियों के दाम में, कीमतों में 20% से ज्यादा का इजाफा हो सकता है। मिर्ची हमें ऑलरेडी काफी ज्यादा रुला रही है, हमारी आंखों से आंसू बह रहे हैं। 80 रुपए पर केजी ये होलसेल मार्केट में बिक रहा है, रिटेल मार्केट में 120 रुपए पर किलो मिर्ची का भाव हो चुका है। बाकी सब्जियों के दाम भी बढ़ने वाले हैं, इसके लिए हम अपनी जेब को और अपने दिल को तैयार कर लें। और बीएमसी ने फैसला किया है कि उनका जो पेस्ट कंट्रोल डिपार्टमेंट है वो लोगों के सोसाइटी में जाके, घर में जाके, मतलब हमारे घरों में आकर हमें यह सिखाएगा कि मच्छरों को कैसे कंट्रोल में रखा जाए। एक सर्वे हुआ है, इंटरेस्टिंग सर्वे है, और ये कहता है कि जो अपार्टमेंट्स होते हैं, सोसाइटीज होती हैं, उनमें 60% मस्क्यूटोज यानी कि मच्छर पनपते हैं। जो स्लम्स हैं वहां 40% यानी कि सोसाइटीज भी अछूते नहीं है। किस तरीके से उनके ब्रीडिंग को रोका जा सकता है ये अब बीएमसी बताने वाली है। अगर बता पाए तो अच्छी बात है, हम फॉलो करने को तैयार हैं। अच्छी बात यह है कि तारदेव, वडाला और अंधेरी के बाद अब चौथा आरटीओ खुल गया। बहुत दिनों से इसकी डिमांड चल रही थी। बोरीवली में वो आज से लाइसेंसेस देने शुरू कर देंगे। MH47 ये नंबर हुआ करेगा बोरीवली आरटीओ का। अच्छी खबर है। और पूरे हफ्ते बात करने वाला हूं डायलॉग राइटर्स की, और उस सीरीज में आज मेरे बहुत ज्यादा फेवरेट गुलजार साहब। 92.7 बिग एफएम पर आप है सिद्धार्थ के साथ। वेरी गुड मॉर्निंग। पूरे हफ्ते डायलॉग राइटर्स की बात कर रहा हूं क्योंकि डायलॉग्स बहुत अहम जगह रखते हैं फिल्मों में। डायलॉग राइटर के हिसाब से एक अलग ही फिल्म चल रही होती है, अलग नजरिया चल रहा होता है, लेकिन उनका सिनर्जी में रहना, सिंक में रहना बाकी लोगों के साथ जो फिल्मों में काम कर रहे हैं बहुत जरूरी होता है। ऐसे ही एक बहुत ही बेहतरीन डायलॉग राइटर गुलजार साहब की आज बात कर रहा हूं, मेरे बहुत ज्यादा फेवरेट। अगर उनके डायलॉग राइटिंग की बात करूं तो शुरुआत उन्होंने एज अ लिरिसिस्ट की, उससे पहले बिमलदा को असिस्ट कर रहे थे वो। शागिर्द मेरे हिसाब से वो पहली फिल्म थी जॉय मुखर्जी साहब और सायरा बानो जी की जिसमें डायलॉग लिखे थे गुलजार साहब ने। हालांकि उस फिल्म से बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ गुलजार साहब को, लेकिन 2 फिल्में आई 67-68 के आसपास, एक आशीर्वाद और एक HS रवैल साहब की संघर्ष। दोनों फिल्में काफी ज्यादा सराही गई और खासकर फिल्म के डायलॉग्स। उसके बाद हेमंत कुमार साहब जो कि बहुत करीबी माने जाते थे गुलजार साहब के, उन्होंने अपनी फिल्म खामोशी में गुलजार साहब को डायलॉग लिखने के लिए इनवाइट किया और उस फिल्म के डायलॉग्स बहुत ज्यादा कामयाब रहे। लेकिन असली कामयाबी मिलनी शुरू हुई गुलजार साहब को जब उनकी टीम बनी उनके फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड ऋषिकेश मुखर्जी साहब के साथ।
गुड्डी और आनंद। और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। ये डायलॉग बहुत ही सटल, बहुत ही सिंपल है, लेकिन लोगों की जबान पर चढ़ गया। आनंद का किरदार उनके डायलॉग से निकल कर आया हमारे सामने। जरा और गौर से जानेंगे गुलजार साहब के डायलॉग राइटिंग को। मेरे साथ होने वाले हैं अब्बास टायरवाला, खुद जाने माने राइटर और डायलॉग लिखते हैं, फिल्में बनाते भी हैं। एक सवाल मैंने आपसे पूछा कि वो कौन सी फिल्म थी जिसमें सलीम जावेद साहब ने स्क्रीन प्ले लिखा था और गुलजार साहब ने डायलॉग लिखे थे। बहुत ही कामयाब फिल्म, उसका एक गाना बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक बन गया था। अर्ली 70s की फिल्म है और जो वो फिल्म बना रहे थे डायरेक्टर, उन्होंने आगे जाके एक बहुत ही बड़ी, शायद सबसे बड़ी आज तक की हिट फिल्म दी है। ये हिंट है। 39927927 यानी 39927927 पर कॉल करें और गुलजार साहब की बेहतरीन फिल्मों का डीवीडी कलेक्शन जिसमें उनके डायलॉग्स सुनाई देते हैं, वो आपके नाम 92.7 बिग एफएम पर गाने जो हिट थे, हिट रहेंगे। 92.7 बिग एफएम। आप सुन रहे हैं मुंबई का नंबर 1 ब्रेकफास्ट शो सिद्धार्थ के साथ। 92.7 बिग एफएम पर आप है सिद्धार्थ के साथ। वेरी गुड मॉर्निंग। पूरे हफ्ते डायलॉग राइटर्स की बात कर रहा हूं क्योंकि उनकी एक अहम जगह होती है फिल्मों में। डायलॉग्स याद रह जाते हैं। डायलॉग राइटिंग को और ज्यादा करीब से समझने के लिए, और आज क्योंकि गुलजार साहब की बात हो रही है तो गुलजार साहब के डायलॉग राइटिंग को भी और ज्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए मेरे साथ हैं अब्बास टायरवाला, खुद एक जाने माने डायरेक्टर, राइटर, डायलॉग राइटर। जाने तो या जाने ना याद करें, मकबूल की कहानी में उन्होंने मदद की विशाल भारद्वाज साहब को, मुन्ना भाई, MBBS जैसी फिल्मों के डायलॉग्स लिखे। तो 92.7 बिग एफएम पर अब्बास टायरवाला, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। एंड सबसे पहले ये कंफ्यूजन मेरी दूर करें, और बहुत ऑडियंस की भी कंफ्यूजन है, आपको क्या माना जाए? एक आप गाने भी लिख लेते हैं, आप राइटिंग भी कर लेते हैं, आप डायरेक्शन भी कर लेते हैं, तो हम आपको एक फिल्म मेकर की तरह देखें या एक राइटर की तरह देखें? आपको जैसे पता चल जाए मुझे भी इत्तला कर देना क्योंकि मैं भी अक्सर ये सोचता रहता हूँ। लेकिन आई थिंक सबसे पहले मैं अपने आप को एक राइटर मानता हूँ, उसके बाद एक स्क्रिप्ट राइटर, उसके बाद एक लिरिक्स राइटर, और काफी हद तक जितना डायरेक्शन मैंने किया है और जो कर रहा हूँ उसमें भी मुझे एक लेखक अपनी फिल्म बना रहा है, ना कि ये कि एक फिल्म मेकर स्क्रिप्ट ढूंढ रहा है। मुझे हमेशा वो नजर आता है। आई थिंक अबव ऑल आई लाइक टू थिंक ऑफ माई सेल्फ एज अ राइटर। फिल्म मीडियम की बात करूं, जैसे थिएटर होता है, जो राइटर होता है वो स्क्रिप्ट लिखता है, उस स्क्रिप्ट में डायलॉग्स होते ही हैं, ऐसा नहीं होता कि स्क्रिप्ट किसी और ने लिखा और डायलॉग किसी और ने लिखे। सिमिलरली साहित्य में होता है। फिल्म आई गेस इज द ओनली मीडियम जहां पे ऐसा हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी होती है कि राइटर ने कहानी लिखी, प्लॉट लिखा और डायलॉग राइटर अलग से आए। कितना टफ होता है डायलॉग राइटर के लिए? आसानी हो जाती है, इसमें फिल्म का नुकसान है मुझे लगता है। ओवरऑल जो एक विजन होती है फिल्म की, अगर एक उपन्यास है तो पूरी उपन्यास एक लेखक के जहन से आनी ही आनी है। करेक्ट। और नाटक एक इंसान के जहन से आना ही आना है। जब कहानी कही जाती है तो कहानी कहने वाला एक होना चाहिए। तो वही कहानी जो लेखक पेपर पे कहता है, वही कहानी डायरेक्टर अपने डायरेक्शन से वही कहानी सुनाता है, अपना उसका जो नजरिया है। आपने जैसे कहा अब्बास की बहुत कम नजर आता है, लेकिन जब आप ग्रोइंग ईयर्स में फिल्में देख रहे होंगे, आपको कौन से ऐसे फिल्म मेकर्स दिखते थे या उनका काम दिखता था जिसमें आपको ये होमोजेनिटी नजर आती थी? बचपन काफी अजीब था क्योंकि मेरी माँ जो एक छोटे से रायगढ़ जिले के एक छोटे गांव से थी जी, उनको बहुत ही एनरिच्ड, बहुत ही स्टिमुलेटिंग, बहुत ही क्लासिक फिल्में देखने का शौक था। क्या बात? बच्चन की सारी फिल्में और 80s की जो अजीब सी मल्टी स्टारर फिल्में भी देखता था। लेकिन उसके साथ ही बचपन से मुझे अलबेला से लेकर, मदर इंडिया से लेकर, गुरुदत्त की फिल्मों से लेकर, मराठी में जब्बार पटेल की फिल्मों तक, इन सारी चीजों के साथ मुझे एक्सपोज किया गया, जो बहुत अनयूजुअल था। किस डायलॉग राइटर ने सबसे ज्यादा मुतासिर किया? गुलजार साहब की क्या अहमियत रही है अब्बास टायरवाला के राइटिंग में? जानेंगे आपसे थोड़ी देर में। खोए की बर्फी बर्फी नहीं है, खोआ है, और झींगा मछली मछली नहीं है, झींगा है। कोरोला और करेला का फर्क गुलजार साहब ने ही बताया था चुपके चुपके में। उन्हीं के डायलॉग्स थे, बेहतरीन कॉमेडी और बेहतरीन डायलॉग्स गुलजार साहब के। ऋषिकेश मुखर्जी साहब की फिल्म, SD बर्मन साहब का संगीत, आनंद बख्शी जी के बोल। 92.7 बिग एफएम पर आप है सिद्धार्थ के साथ। अ वेरी गुड मॉर्निंग। पूरे हफ्ते डायलॉग राइटर्स की बात करने वाला हूं और आज उस सीरीज में मेरे बहुत ज्यादा फेवरेट गुलजार साहब की बात हो रही है। डायलॉग राइटिंग को और अच्छे से समझने के लिए और गुलजार साहब की डायलॉग राइटिंग को और गौर से समझने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अब्बास टायरवाला, खुद एक जाने माने डायलॉग राइटर, स्क्रीन प्ले राइटर, कथाकार, फिल्म मेकर,
जाने तू या जाने ना जैसी फिल्म उन्होंने बनाई है, मुन्ना भाई MBBS के डायलॉग्स लिखे हैं, वो अभी हमारे साथ 32.7 बिग एफएम पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत अब्बास टायरवाला आपका। डायलॉग्स का डेफिनेटली बहुत ज्यादा स्थान रहा है हिंदी फिल्म में। किसने आपको लगता है बहुत ज्यादा मुतासिर किया था एज अ डायलॉग राइटर? मेरे हिसाब से गुलजार साहब और जावेद साहब ने जिस मकाम पे ले आए थे, राइटिंग को ले आए हैं जी, जिस तरह की स्क्रिप्ट सलीम जावेद ने साथ में मिलकर लिखी है, क्योंकि उसमें दो लोगों ने पहले से ही एक साथ में कहानी कहने का डिसीजन लिया था, इसलिए उसमें एक इंटेग्रिटी नजर आती है आपको। गुलजार साहब के सॉन्ग्स जो उनके लिरिक्स है वो इतना तो सारे देश के इमेजिनेशन को कैप्चर कर गए कि मुझे कभी कभी लगता है कि हाँ, उन्हें बहुत ग्रेट राइटर माना जाता है, लेकिन किस हद तक वो स्क्रिप्ट राइटिंग में ग्रेट है, डायलॉग में ग्रेट है, वो शायद उनको इतना रिकग्निशन नहीं मिला क्योंकि हम उनके गीतों के पीछे इतना पागल हो गए। सही बात है। हाँ, ये नहीं था कि वो हर वक्त एक ऑडियंस को अपनी सीट से उछल कूद करने पर मजबूर करने में इंटरेस्टेड नहीं थे। राइट। जिसमें सलीम साहब और जावेद साहब माहिर थे जी, लाइन के ऊपर इंसान उठ खड़ा होगा, सिक्का फेंक देगा। जी। तो गुलजार साहब का एक अपना तरीका था जहाँ पे उसी कमाल का सब्जेक्ट बहुत कमाल की ऑनेस्टी के साथ दिखते थे जी। वैसे आपके लिए मुश्किल होगा अब्बास कि एक किसी फिल्म की बात करूं, लेकिन कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा फेवरेट है गुलजार साहब की आपकी डायलॉग के हिसाब से अगर मैं बोलूं तो? डायलॉग के हिसाब से मेरे ख्याल से जिस तरह मुश्किल है कहना, लेकिन अंगूर और परिचय ये दो फिल्में मैं जब भी देखता हूँ, मैं जितनी बार देखता हूँ, करेक्ट, मुझे हमेशा एक नई लाइन के ऊपर मेरी आंख निकलती है या मैं मुस्कुरा जाता हूँ। तो ये दो मेरे लिए बहुत बहुत कमाल की फिल्में है, बट उनका काम इतना सारा है। ऑल्सो ऋषिकेश मुखर्जी साहब के साथ जो उन्होंने किए, जो शायद उनका डायरेक्शन नहीं है, उनका स्क्रीन प्ले नहीं है जी, लेकिन आनंद है, चुपके चुपके है, गोलमाल है, बिल्कुल खूबसूरत है। तो इनमें भी उनका इतना ज्यादा हाथ है और उनके हर लाइन के अंदर उनकी आपको उनका टैलेंट नजर आएगा। एक सवाल मैंने आपसे पूछा क्योंकि कंपैरिजन किया अब्बास टायरवाला ने भी सलीम जावेद की कहानी में, उनके डायलॉग राइटिंग में और गुलजार साहब की डायलॉग राइटिंग में क्या फर्क है। किस फिल्म में सलीम जावेद साहब स्क्रीन प्ले लिख रहे थे और गुलजार साहब डायलॉग लिख रहे थे? सही जवाब है रमेश सिप्पी साहब की अंदाज। 1971 में वो फिल्म रिलीज हुई थी और सबसे पहले सही जवाब दिया है प्रशांत सालवी साहब ने कालवा से। तो आपको गुलजार साहब की बेहतरीन फिल्मों का DVD कलेक्शन जिनमें उनके डायलॉग्स हैं, बेहतरीन डायलॉग्स, बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू वेरी मच अब्बास हमारे साथ जुड़ने के लिए। 92.7 बिग एफएम। आप सुन रहे हैं मुंबई का नंबर 1 ब्रेकफास्ट शो सिद्धार्थ के साथ। 92.7 बिग एफएम पर आप है सिद्धार्थ के साथ। हम खूबसूरत के हर एस्पेक्ट के फैन हैं, फिर वो गुलजार साहब हो, ऋषिकेश मुखर्जी साहब हो, रेखा जी हो, लेकिन एक फैन मोमेंट होता है जो कमाल का होता है। वोडाफोन सुपर फैन। और ये बता दूं कि कल चेन्नई ने बैंगलोर को 24 रनों से हरा दिया और ये साबित हो गया कि गुरु गुरु ही रहता है, चेला चेला ही रहता है। मतलब धोनी साहब की टीम ने विराट कोहली साहब की टीम को हरा दिया। टीम्स कोई भी जीते कोई भी हारे, लेकिन जो वोडाफोन सुपर फैन बनते हैं उनकी तो मौज होती है, उनकी अय्याशी हो जाती है। हितेश कटारिया साहब बैंगलोर और चेन्नई का मैच देखने के लिए स्पेशली वोडाफोन सुपर फैन बन के बैंगलोर पहुंचे थे, तो उनका क्या तजुर्बा रहा? हितेश, कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। ये बहुत ही एक स्पेशल मोमेंट था मेरे लिए, बिकॉज आई गॉट टू सी Mahendra Singh Dhoni along with Suresh Raina and Dwayne Smith. The experience was out of the world. Vodafone ने जितना मुझे मतलब the whole hospitality was so good. But apart from that, there was a special moment जो कि मैंने Mahendra Singh Dhoni के साथ I experienced it on the field. When I was getting that ball signed. So before just getting on roll, जब live होने जा रहा था, before that he brought a separate ball and got a click with me, just so that I get a better pick. मतलब मेरी pick भी उनके लिए इतनी important थी. That was a very special moment for me. I was not able to believe it. And then मेरी बात हुई सुरेश रैना से. He's such a humble human being. So it was a great moment, and the kind of conversation was like two friends are talking. पूरा experience was very amazing. One in a lifetime experience, and I really thank Vodafone for that. क्या बात है। तो हितेश एक बार फिर से बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस। और हितेश की तरह अगर आपको भी ये तजुर्बा करना है तो आप भी बन सकते हैं वोडाफोन सुपर फैन। कैसे? Stay tuned for the Vodafone Speed Quiz question of the match and tweet your answer with hashtag Vodafone Speed Quiz or SMS Speed Space Answer Space City at 144 and become Pepsi IPL's Vodafone Superfan. तो वोडाफोन सुपर फैन बन के जो तजुर्बा मिलता है वो गजब ढाता है। 92.7 बिग एफएम पर ट्रैफिक अपडेट। 92.7 बिग एफएम पर आप है सिद्धार्थ के साथ। अगर आप वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर हैं और कांदिवली से विलेपार्ले की तरफ जा रहे हैं तब कंजेशन मिल सकता है आपको। साकिनाका जंक्शन पर हर दिन की तरह आज भी बहुत ज्यादा ट्रैफिक है और चांदीवली से अगर आप पवई की तरफ जा रहे हैं तब आपको कंजेशन मिल सकता है।
अच्छी बात यह है कि बोरीवली में आज से नया आरटीओ शुरू होने वाला है, मतलब कामकाज शुरू हो जाएगा। तब आपको अंधेरी, तारदेव या वडाला नहीं जाना पड़ेगा। MH47 ये नंबर्स वहां से इशू हुआ करेंगे। तो वहां के एरिया के जितने भी लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। अगर आप कहीं पे ट्रैफिक में अटके पड़े हो तो प्लीज कॉल करके बताएं। 39927927 यानी 39927927 हमारा नंबर है। 92.7 बिग एफएम पर आप है सिद्धार्थ के साथ। अ वेरी गुड मॉर्निंग। ट्यूसडे है आज और आज बॉलीवुड में तड़का लगता है। वैसे तो हर दिन लगता है, लेकिन बताने के लिए कि क्या तड़का लगा है हमारे साथ आ जाती हैं भावना सोमाया जी। भावना जी, अ वेरी गुड मॉर्निंग। क्या है तड़का? गुड मॉर्निंग सिद्धार्थ। अभिषेक कपूर की जो लिव इन गर्लफ्रेंड थी प्रज्ञा, जिनके साथ वो लंबे अरसे से स्टडी थे, उन्होंने एक टेम्पल में बहुत ही सिंपल तरीके से उनके साथ शादी की। क्या बात? हम बहुत खुश हैं। अभिषेक कपूर के फिल्म कायपो 6 की हीरोइन अमृता पुरी, वो अनुराग कश्यप की चारुलता, ये एक लंबी और बड़ी टीवी सीरियल बनाएंगे अनुराग कश्यप। रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी पर आधारित है और वो अब टेलीविजन में अपना डेब्यू करेगी। भावना जी, बहुत बार ये कंफ्यूजन होता है, कई लोगों को होता है नाम लेते वक्त, क्योंकि आजकल अनुराग कश्यप की ज्यादा बातचीत हो रही है, लेकिन ये सीरीज अनुराग बासु बना रहे हैं जहां तक मुझे पता है। 92.7 बिग एफएम पर आप सिद्धार्थ के साथ। अ वेरी गुड मॉर्निंग। वक्त हो गया है अन्नू कपूर साहब के आने का। लेकर आने वाले हैं सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, और आज वो बताने वाले हैं कहानी लता मंगेशकर जी की और उनके परिवार की, कि कैसे उनके परिवार के लोग लता मंगेशकर जी से मिलने आए 2 दिन भूखे प्यासे रहकर। और भी कई इंटरेस्टिंग कहानियों के साथ आने वाले हैं अन्नू कपूर साहब। कल सुबह 7 बजे तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। @RJ सिद्धार्थ मेरा ट्विटर हैंडल है, RJ सिद्धार्थ मेरा फेसबुक पेज है। जुड़ जाइए, बातचीत हमारी चलती रहती है, चलती रहेगी।